दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बीएड से संबंधित जीके स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली आपको यहाँ पर रात 10 बजे ये टेस्ट लगवाया जाता है। तो आप रात 10 बजे यहाँ पर डेली जीके टेस्ट लगा सकते हैं और नोटिफिकेशन नहीं आता है, काफ़ी बच्चे कहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको नोट्स और पीडीएफ भी मिलती हैं। और टेलीग्राम आप सर्च करिए देव जीके ट्रिक, टेलीग्राम में सर्च करेंगे देव जीके ट्रिक्स, तो वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके जीएस और हिंदी की संपूर्ण आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें। क्योंकि बाद में कहते हैं कि सर आपकी क्लास खत्म हो गई तब हम आ पाए हैं, पहले से आ जाया करिए जब आपको टाइम पता है कि 10 बजे आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, चिकनकारी, ठीक है। चिकनकारी यहाँ पर याद रखिए, चिकनकारी ये मुर्गा वाली तंदूरी चिकन नहीं है ये, ठीक है ना। चिकनकारी एक कढ़ाई शैली है, ये आपके मुगल काल से शुरू हुई थी, ये आपके वर्तमान में लखनऊ की पहचान बन चुकी है आपकी चिकनकारी। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीएचयू किस शहर में स्थित है। बीएचयू किस शहर में स्थित है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर, वाराणसी में, ठीक है। और इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी स्थापना किसने करवाया था, तो आपकी 1916 में, ठीक है, 1916 में आपके मदन मोहन मालवीय द्वारा आपकी की गई थी, ठीक है। और इस विद्यालय को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व का स्थान भी प्राप्त है, राष्ट्रीय महत्व का संस्था कह सकते हैं इसे दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के उदाहरण है, रामलीला और रासलीला, रामलीला क्या है और रासलीला क्या है, यहाँ पर क्या है 58 का जवाब। तो याद रखिए रामलीला जो है वो आपकी लोक नाटक है और रासलीला एक नृत्य शैली है। 58 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी भरा जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान स्थान पर है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ पर सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके पहले स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर प्रकार की जीके आपको होगी और यहाँ पर मुरादाबाद बिल्कुल सही है और यहाँ पर मुरादाबाद के लोग पढ़ते भी हैं। और 60 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपकी धातु की कलाकृतियों के लिए। 60 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ये पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए भी आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। रामगंगा नदी के तट पर आपका स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। चलिए 61 का जवाब देना यहाँ पर आ रहे हैं और 61 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ये आपके है मथुरा में, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, आपका 61 का बी हो जाएगा, आपके मथुरा में स्थित है और यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपकी संचालित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। 1917 में, और ये जो आपका शुरू किया गया था ऑप्शन डी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। हमने बताया कि इसकी स्थापना 1916 में आपकी हुई गई थी, ठीक है। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ ही अपने प्रथम घटक के रूप में 1917 से आपका शुरू कर दिया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुयायी कौन से आपके हैं।
तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसी धर्म के। ठीक है, पारसी धर्म के हैं। देखो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर आपके पारसी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है यहाँ पर, तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा आपका संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। देखो सबसे ज़्यादा आपकी हिंदी, फिर भोजपुरी, फिर उर्दू, फिर आपकी संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? साथियों यहाँ पर नहीं शब्द है, जो पता लग आप लोग उत्तर प्रदेश नाम सुने और इसके बाद गेहूं में लगा दिया, यहाँ पर दिया है नहीं, है ना। तो 65 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, कपास। ठीक है, कपास ये व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उगाई ही ना जाए, उगाई जाती है लेकिन व्यापक रूप दे दिया गया है। और मुख्य रूप से कपास कहाँ उगाया जाता है? तो आपके गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, और इसी के लिए कह सकते हैं मिट्टी उपयुक्त भी होती है, जो महाराष्ट्र है, काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? नेताजी, जो कि सबको आना चाहिए जवाब। और 66 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। और वहीं पर अगर पूछा जाए मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता था कायदे आजम। क्या बोलते थे? कायदे आजम। और महात्मा गांधी को तो आपको पता है राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन और भगत सिंह। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर 68 का जवाब क्या होगा? 68 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, कौन? तो जो अकबर हैं इनको जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, सभी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर कि खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? और जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर 69 का ए नंबर आपका विक्रमादित्य। अब यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता था तो आप गलती कर सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, शेयर के ऑप्शन बिल्कुल से कह सकते हैं शेयर हमारे में बिल्कुल कम आ रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। इतने लोग जुड़ जाते हैं तो शेयर भी कर दिया करिए, बाद में अगर आप देखते हैं ऑफलाइन तो भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप लाभ ले रहे हैं फ्री में और आपको अच्छा लग रहा है तो आपको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दीजिए तो ज़्यादा ही हेल्प हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों के रूप में कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। यहाँ पर आपने एक आंदोलन का नाम सुना था जिसमें से कहा गया था कि भारतीय लोग जो कपड़े पहनेंगे सिर्फ निर्मित, खुद से निर्मित ही पहनेंगे। ये एक आंदोलन हुआ था जिसमें से विदेशी कपड़ों को जलाया भी गया था। तो यहाँ पर ये आंदोलन है आपका कौन सा? तो आपका कह सकते हैं कि ये स्वदेशी। यहाँ पर जवाब आपका क्या हो जाएगा? 71 का आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, और इस आंदोलन में विदेशी सामान, कपड़े, स्कूल, इन सब का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, सिपाही विद्रोह बोला जाता है आपके 1857 को। ठीक है, 1857 के विद्रोह को
सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, चलिए साथियों जवाब दीजिए। इतनी क्लास लेते हैं फिर भी हमारे अंदर इतनी एनर्जी रहती है, और आप लोग कमेंट भी फास्ट करते रहिए, ठीक है, लाइक भी करते रहिए, हमें एनर्जी और मिलती रहेगी। तो यहाँ पर रेगिस्तान 73 का जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपका सहारा रेगिस्तान। ठीक है, सहारा रेगिस्तान है और ये विश्व का विशाल गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान जो है कि बहुत दूर तक विस्तार है इसका। ठीक है, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली और नाइजीर, सूडान, ढेरों जगह आपकी यहाँ पर है। ठीक है, और अगर भारत की बात कर दें तो भारत में आपका कौन है? थार। ठीक है, भारत में कौन सा है? थार। वहीं पर गोबी मरुस्थल जो आपका है ये चीन और मंगोलिया में है। ठीक है, चीन और मंगोलिया में। और मोजाबे जो आपका पड़ता है ये दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित आपका रेगिस्तान है। ठीक है, इस प्रकार से चारों रेगिस्तान की लोकेशन आपको पता चल गई। और अगला क्वेश्चन है, दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। ऐसा कौन सा दर्रा है जो तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है? और हमने आपको बताया भी था इस प्रश्न को कई बार। यहाँ पर नाथुला दर्रा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? यहाँ पर जवाब पूछा गया है कि बांध जो आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 75 नंबर। और यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका डी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 1800 से ज़्यादा आपके बांध हैं, जो कि देखा जाए भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है ना। और दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका गुजरात। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल हो उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का कठोर बाहरी भाग हो जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेटल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका 76 का जवाब क्या हो जाएगा? 76 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल कहते हैं, बी हो जाएगा। अगला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? 77 का जवाब देना है। और काराकोरम श्रेणी यहाँ पर देखिए जो आपका कह सकते हैं हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में आपने इस प्रकार देखा होगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी जगह होती है यही आपकी श्रृंखला है, आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। और यहीं पर एक आपकी है चोटी जो आपकी K2 है। ठीक है, K2 है, ये आपकी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 77 का, आपका कौन सा? आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो ये है यहाँ से तो थोड़ा सा ये गुलाम कश्मीर में आपका चला गया है, अर्थात गुलाम कह सकते हैं ना, बोलते हैं गुलाम कश्मीर है, पाकिस्तान के अंडर में है। तो यहाँ पर वर्तमान में देखा जाए तो ये चोटी आपकी जो है वो आपकी पाकिस्तान के अंडर में है। ठीक है, और अगर भारत की पूछ ली जाए कि वर्तमान में, अगर वर्तमान लगा दिया जाए कि भारत की ऊंची चोटी है तो आप K2 को मत लगाइएगा, आपकी कंचनजंगा को लगाना। ठीक है, वर्तमान अगर लगा देता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 78 का। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्टॉकहोम। ठीक है, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड, बर्न, लक्सबर्ग तथा स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 79। तो याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष ही तो होता है, ज़्यादा होता है? इतना ही होता है। ठीक है, चलो। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? अगर कोई नया राज्य आपको गठन करना है तो ये किस अनुसूची के तहत हम लोग संशोधन करेंगे? तो याद रखिए आपकी प्रथम अनुसूची है। ठीक है, 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपकी प्रथम अनुसूची में है। और आपको पता है कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? यहाँ पर बोला है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का, अगर आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यायाधीश बनना है
तो आपको हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक आपके जज के पद पर रहना आवश्यक है। तो यहाँ पर 82 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष वो अगर हाई कोर्ट में जज रहा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। या कह सकते हैं कि 10 वर्ष अगर वो वकील रहा हो, है ना, 10 आपके दिमाग में आ रहा हो ना, तो 10 होता है वो जो वकील होता है, लेकिन 5 वर्ष अगर जज रहा हो तो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, 83 का जवाब देना है। और यहाँ पर 83 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है कि किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था। 84 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर अंबेडकर जी को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है। भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है। तो यहाँ पर 85 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर 25 से 30 साल। ठीक है, 25 से 30 साल, अर्थात यहाँ पर युवा जो वर्ग है आपका काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि भारत में विवाह की औसत आयु क्या है, विवाह की औसत आयु भारत में, तब क्या बताएंगे, तब 18 वर्ष न मत बताइएगा। ठीक है, अगर औसत लगा देता है तो औसत आपके भारत में है 22.8 वर्ष, मतलब 22 वर्ष और 8 माह में मैक्सिमम शादियां हो रही हैं। ठीक है, इतने उम्र में ये आपका औसत है। चलिए अगला है कि 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है। यहाँ पर 2017 में जो शहरीकरण की स्थिति आपकी थी, तो इतना परसेंटेज जो इसका था वह था आपका 30 से आपका 35%। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 87 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका डी नंबर 1969 में किया गया था। ठीक है, इसमें से 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात NAM क्या है। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है, 95 का जवाब। और यहाँ पर 95 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर कि कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं। तो यहाँ पर 5 वस्तुएं ऐसी जिनमें निर्यात होता है, इसमें से 2 आपकी कृषि उत्पाद हैं जिनका निर्यात किया जाता है। तो यह आपका चावल और चीनी। ठीक है, चावल और चीनी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो यहाँ पर आपका 97 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपका 45 से आपके 55%। ठीक है, भारत की जनसंख्या के 45 से 55% जो कृषि के क्षेत्र पर आपका निर्भर है, जबकि देखा जाए तो GDP में इसका योगदान सिर्फ 15% ही है। ठीक है, और पहले जो हुआ करता था तो लगभग 70% लोग हुआ करते थे जो कृषि में थे, लेकिन धीरे धीरे अपना देश भी डेवलप कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सर्दियों में उगाए जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है कहलाती हैं। अर्थात सर्दियों में उगा ली जाएं और बसंत में काट ली जाए, अर्थात वही आपके फरवरी मार्च में जो काट ली जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, 100 नंबर। और 100 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके मणिपुर में। याद रखिएगा, मणिपुर में ये 2018 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। किस रेडियो आइसोटोप अर्थात समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है कैंसर के ट्यूमर के लिए।
तो यहाँ पर 101 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ए नंबर कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 एक रेडियो समस्थानिक है जिसको कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज अर्थात हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर, यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज अर्थात हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर एथिलीन ग्लाइकोल मिला दी जाए तो यह पानी के हिमांक को कम कर देता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण क्या है। समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण क्या है। 103 का जवाब दीजिए। 103 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर 103 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट यहाँ पर बी हो जाएगा, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ठीक है, और छितराव मतलब होता है कि जो रंग होता है वो 7 रंगों में हो जाते हैं। ठीक है, 7 रंगों में हो जाते हैं, इस कारण से आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं सिर्फ सूर्य से नीले रंग की कुछ रोशनी नहीं आती है, आपकी 7 रंगों की रोशनी होती हैं, और वो जैसे ही आपकी पड़ती हैं तो उसमें क्या होती हैं, चारों तरफ बिखर जाती हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है। धातु की उच्च शुद्धता जो प्राप्त की जाती है वो आपकी किसके द्वारा। तो आपकी शुद्ध अगर देखा जाए उच्च शुद्धता प्राप्त करना है तो विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि मीथेन गैस आपकी किस विधि के द्वारा उत्सर्जित नहीं होगी। यहाँ पर ये सामान्य जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, कॉमन होती है, हर एक में आती है, हर एक एग्जाम में आती है, ऐसी साइंस है। ठीक है, तो यहाँ पर 105 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मोटर वाहन। ठीक है, मोटर वाहन से मीथेन गैस आपकी नहीं उत्सर्जित होती है। अगला है सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है। सार्वजनिक आपूर्ति के लिए जैसे हम लोग पानी पीते हैं या कुछ भी करते हैं, यूज करते हैं, तो उसका सामान्य पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। तो ये होता है आपका 6.5 से 8.5 तक होता है। ठीक है, शुद्ध पानी के तो वैसे आपका कितना होता है, 7 होता है, 7 ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए। याद रखिए पानी जो होता है उसमें आर्सेनिक भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, उसमें 0.050 ppm। ठीक है, ppm होता है जो उसकी शुद्धता को बताता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देख सकते हैं कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है, अगर उसके ऊपर कोई अपारदर्शी कागज ढक दिया जाए तो छवि जो बनेगी वो किस प्रकार से। तो वस्तु की जो पूर्ण छवि है प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, बनेगी उतनी ही लेकिन तीव्रता अर्थात कह सकते हैं चमक वगैरह कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद कहाँ गिरेगी। यदि गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर दिशा में गेंद फेंकता है तो वो गेंद कहाँ जाएगी। 109 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 109 का ऑप्शन आपका ए, यात्री के हाथ में ही रहेगी। याद रखिएगा, ठीक है, यात्री के हाथ में ही वो आपकी गेंद आकर गिरेगी, क्योंकि लंबवत फेंक रहा है, जितनी तेज फेंक रहा है उतनी तेज अपनी जो गाड़ी है वो भी चल रही, तो उसी की दिशा के अकॉर्डिंग उसका हाथ जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। एसी को डीसी में परिवर्तित जो किया जाता है वो किसके द्वारा। तो ये होता है दिष्टकारी अर्थात रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आपके हैं, इतना ही हम लोग रखते हैं आज। ठीक है,
सभी को पसंद आया है? टेस्ट पसंद आ रहे हैं सभी को? तैयारी अच्छी चल रही है सभी की? सभी की तैयारी अच्छी है? तो सामान्य विज्ञान हो या कोई हो, हमने बता दिया है कि आप अगर जुड़े हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबसे आपको यहाँ पर पढ़ाई होती है, और हिंदी की भी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वास्तविकता यही है कि अगर आप जान गए कि आपका, देखो बहुत बच्चे होते हैं, सर आपकी जीके की क्लास सुबह की नहीं आती है, सर आपकी हिंदी की क्लास उस नाम से तो नहीं आती है, लेकिन हिंदी तो ये होती एक ही है ना, हिंदी तो एक ही होती है ना, तो कहीं ज़्यादा आती हिंदी, किसी एग्जाम में कम आती है। अब एक बच्चा लेखपाल की तैयारी कर रहा है तो ऐसा नहीं कि लेखपाल की तैयारी कर रहा है, वो यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकता है, यूपीडब्ल्यूएससी किसी वैकेंसी कर सकता है, यूपीपीसीएस तक का फॉर्म डाल देता है। तो क्या आप कम पढ़ते हैं? जब पढ़ना ही है, एक लक्ष्य है, एक गोल ही है आपका, है कि नहीं, हमको जॉब पाना है और किसी भी तरीके से पाना है, तो ये क्यों कतराते हो कि नहीं हिंदी हमारे में ये तो आएगी नहीं, ये हमारे जीएस हमारे काम की नहीं है, वो जीएस बहुत कठिन है, वो तो अच्छा पढ़ाई नहीं है। अरे जब आपको लेवल नहीं है, आपको लेवल तक पहुंचना है, हर एक फार्म डालना है, तो फिर पढ़ाई भी तो आप करिए उसी प्रकार से। ये क्यों सोचते हो कि नहीं ये तो हमारे लेवल में नहीं है? जीएस आपको सब पढ़ना पड़ेगा, भले ही आपको रीजनिंग में 4 चैप्टर आ रहे हों, लेकिन पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। रेलवे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो भाई जीके, जीएस, हिंदी ये कॉमन है, इसको पूर्णतः आपको पढ़ना पड़ेगा, छोटे लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। बात रही आपकी मैथ की और थोड़ी रीजनिंग की, फिर भी रीजनिंग लगभग आपको पढ़ना ही पड़ता है ना। तो ये 2-3 चैप्टर हैं, कह सकते हैं टॉपिक हैं, जिनको आपको ये कंप्लीट ही करना पड़ेगा, पूरा 100% उनमें योगदान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी को आज के लिए धन्यवाद, और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, और उम्मीद है कि आप सभी लोग समझदार हैं और पढ़ाई अपने किताबों से भी करेंगे और किताबों का प्रयोग करेंगे। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि किसी यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़िए, लिमिट में समय दीजिए, किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और टेस्ट लगाने के लिए 1-2 चैनल जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हीं पर हमेशा रहिए। इधर उधर भगने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, और इसके बाद क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।